राम मंदिर और धारा 370 के बाद केंद्र की भाजपा सरकार का तीसरा सबसे अहम एजेंडा है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू कराना। सरकार ने इस दिशा में अपनी चाल चल दी है। कागजी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सब ठीक ठाक रहा तो संसद में बिल लाया जा सकता है। वैसे यूसीसी अर्थात समान नागरिक संहिता कोई नई चर्चा नहीं है। जब से संविधान बना तभी से एक पक्ष इसके लिए जी तोड़ कोशिश करता रहा है, लेकिन विविधताओं भरे भारत में इसे लागू कराना क्या इतना आसान है? राजनीतिक पंडितों का मानना है कि आने वाले 2024 आम चुनाव में भाजपा इसे अपना मुख्य मुद्दा बनाना चाहती है। कुछ नहीं तो वोटों का ध्रुवीकरण तो होगा ही, लेकिन यह सब निर्भर करता है मतदाताओं की समझ पर। यूसीसी को लेकर कई भ्रांतियां भी हैं, इन्हें समझने की जरूरत है। मुस्लिमों, ईसाइयों एवं अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को यह कितना प्रभावित करेगा, खास तौर पर आदिवासी समाज पर इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का कितना असर होगा। इस वीडियो में हम इसे आसान बोलचाल की भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि राजनीतिक प्रपंचों पर बातें कम हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे आपके जीवन को कितना प्रभावित कर सकता है, हम इसी पर बातें केंद्रित करें। मेरे साथ होंगे झारखंड के जाने माने कानूनविद सीनियर लॉयर रश्मि कात्यायन। झारखंड की सुदूर आबादी की कानूनी समस्याएं निपटाते हुए कात्यायन पिछले 4 दशकों से स्थानीय सिविल कोर्ट्स एवं हाई कोर्ट में लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरा नाम है किसले, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर फैक्ट फोल्ड चैनल। हम अभी शुरुआत करते हैं। तो रश्मि साहब, आपसे हम स्पेशली जानना समझना चाह रहे हैं कि आखिर ये अचानक जो बवेला आ गया यूसीसी को लेकर, ये क्या है? अचानक तो नहीं है, सबको जोहार। अचानक नहीं है, ये तो हमारा संविधान जब से आया, संविधान आने के पहले से ही है एक तरह से, क्योंकि उसके बारे में बहुत डिस्कशन हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। बहुत डिस्कशन हुआ कि क्या किया जाए, इसको क्या मौलिक अधिकार में रखा जाए कि क्या किया जाए। इसमें बहुत, और हमारे उस समय थे इस के बारे में जो डील, सब लोग अलग अलग कमेटी थी ना, तो इसके जो डील कर रहे थे, एक साउथ इंडियन थे राव साहब डील कर रहे थे। और वो जितना भी बहस हुआ उसमें अल्टीमेटली डिसाइड हुआ कि भैया ये जो बेसिक बात है हम लोग का, देश कैसा बनाना है, आज़ादी के बाद तो देश बनाने की बात है ना। तो पहले तो ठीक है, उसमें जमींदारी, राजा महाराजा, अभी आज़ादी हुई, अंग्रेज लोग को भगाए, तो अभी आज़ादी के बाद कैसा राष्ट्र हमारा बने, ये सब के बारे में ही संविधान में है। तो उसी में हुआ कि हमारा जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि सोशलिस्ट रिपब्लिक, बहुत लोग बोलते हैं कि सोशलिस्ट सब बाद में, सेकुलर सोशलिस्ट ये सब बाद, लेकिन संविधान जब देखिएगा ना तो उसमें उसका जो स्वरूप है उसी में इंक्लूडेड है। हाँ, तो डिसाइड हुआ कि नहीं, अच्छा ठीक है, हम लोग फंडामेंटल राइट, वो हमारा भाग 3 है, और भाग 4 में डाला हुआ है ये यूसीसी। तो यूसीसी का फुल फॉर्म सब हिंदी में बोलते हैं समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता और इंग्लिश में यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब कोड जैसे आपका सिविल प्रोसीडियर कोड है सीपीसी, जैसे आपका क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड है, कोड है, तो उसी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड इसका नाम है, यूसीसी है। लेकिन जब हिंदी में इसको करते हैं तो इसको बोलते हैं समान नागरिक संहिता। तो हमारे जैसे माने हमारे जैसे ही नहीं, ऑर्डिनरी आदमी को भी तो समझने में थोड़ी मुश्किल हो ही जाती है, क्योंकि जब आप यूनिफॉर्म का बात करते हैं तो स्कूल में जो यूनिफॉर्म रहता था या मिलिट्री का यूनिफॉर्म, सब एक रंग का, एक रूप, एक रंग जैसा है ना। तो यूनिफॉर्म तो वैसा आदमी सोचता है प्राइवेट दिल में। सही है।
और जब आप बाहर जाते हैं तब यूनिफॉर्म समान तो नहीं हो सकता है। समान में थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है समानता में सही है। लेकिन यूनिफॉर्म में ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। वो एकदम सब एक रहेगा, सब एक जैसा। जूता चमक रहा है तो जूता चमकेगा। तो इसका मतलब है कि आप ये समझना, मतलब अगर हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अगर समझें तो जो सरकार लाने जा रही है, जैसा कि अभी चर्चा हो रही है, सरकार इसको संसद में लाएगी, वो तो अभी बहुत दूर है। ऐसा है अभी बहुत दूर, वो तो राजनीतिक बात है, उसको से दूर रहना चाहिए। अच्छा, तो राजनीति भी चल रही है इसमें। तो बहरहाल हम राजनीति पर ज्यादा आज बात नहीं करेंगे, वकील साहब खुद बताएंगे। नहीं, राजनीतिक बात तो राजनीतिक पार्टी वाले लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो जाने अपना। लेकिन समझने की बात है कि जब आप यूनिफॉर्म बोल रहे हैं तो समान नहीं हो सकता है, उसको बारे में एक रूपता की बात है। और जब आप सिविल बोलते हैं तो सिविल में अब आप देखिए, सिविल आप जब जाते हैं सिविल कोर्ट, नाम तो सिविल कोर्ट बोलते हैं आप, और उसको दीवानी अदालत भी आप बोलते हैं। तो सिविल तो दीवानी हो जाती है आपके मथे में, और फिर सिविल को तो आप नागरिक कैसे बोल सकते हैं, वो तो सिटीजन है ना, वो तो नागरिक का यदि अंग्रेजी करेंगे तो सिटीजन है ना। जैसे हाल में नागरिकता कानून के बारे में बहुत सारा हंगामा देश में हुआ। तो आप बताना चाहे जो उसका जो ट्रांसलेटेड वर्ड जो आ रहे हैं वो भी हमको बड़ा राजनीतिक लगता है। अच्छा, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसके बारे में कह रहे हैं आप? सिविल का एकदम हिंदी रूपांतरण नागर होता है। नागर और नागर आपको वैसे सरकार का सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है, तो उसको तो नागर बोला जाता है, नागर विमानन बोला जाता है। तो समझ में हमको नहीं आता, हम तो वकील हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये सिविल, जब हम लोग कोर्ट जाते हैं सिविल कोर्ट, तो वहाँ तो व्यवहार न्यायालय बोल देता है। व्यवहार न्यायालय, अब व्यवहारिक बात वहाँ आ जा रहा है, तो सिविल का क्या मतलब है? हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे ये बढ़ते हैं कि ठीक है साहब, नाम में क्या रखा है, नाम में चलिए, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा हुआ है किसने जी। देखिए, आप यदि मंगल मुंडा को मंगरू मुंडा बोलिएगा तो बेइज्जती फील करेगा। अच्छा। या आप मान लीजिए उसकी पत्नी है सुक्री मुंडा, तो हम लोग उसको सुक्री मुंडाइन कर देते हैं, तो बेइज्जत कर रहे हैं, जबकि मुंडा है, वो मुंडा है। और यदि कोई मान लीजिए सुनीता सिंह है, तो उसको सिंहाइन तो आप नहीं कर सकते, तो सिंह ही रहेगी। उसको सिंहाइन कीजिएगा तो मारपीट हो जाएगा। तो नाम में बहुत कुछ रखा हुआ। ये बात सही है। भले शेक्सपियर साहब बोले कि गुलाब को किसी के नाम से बुलाइए, उसका तो सुगंधी रहेगा, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा हुआ है, क्योंकि वकालत की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से क्या शब्द का क्या माने हैं, उसी पर तो पूरा कानून निर्भर है। बहरहाल, तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े इस पर। एक चीज हम जो समझना चाहते हैं, खासकर लोगों में, जो लोगों की जो भावना है, लोग जो चीज समझना चाहते हैं कि आखिर में यूनिफॉर्म सिविल कोड में ऐसी उसको लागू करने के पीछे एक तरफ तो लोग बहुत समर्थन में भी हैं, और दूसरी तरफ लोगों में चिंता है इस बात को लेकर कि ये लागू हो जाएगा तो मेरे बहुत सारे अधिकार बदल जाएंगे, इसमें शादी विवाह की प्रथा जो है उसमें बदलाव आएगा, फिर बहुपत्नी विवाह का जो कंसेप्ट है वो है। अच्छा, तीसरे नंबर पर है कि उत्तराधिकार के मामले में उसके बाद फिर गोद लेने की जो प्रथा है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसको लेकर अभी अलग अलग जो है, जैसा कि अभी आम लोगों में जो जानकारी है कि इस्लाम धर्म के जो धर्मावलंबी हैं, जो मानने वाले लोग हैं, वो लोग मानते हैं कि स्पेशली वो समझते हैं कि इनका जो शरीयत जो कहता है या कुरान में जो कुछ उल्लेख किया हुआ है उसको वो फॉलो करते हुए एक अलग उनके लिए संहिता पहले से तय है। वो भारतीय संविधान के तहत ही है, लेकिन वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह तहत नहीं है, उसी में बदलाव की संभावना देखी जा रही है। उसी तरह से हिंदू सिविल कोड जो है,
वो भी अलग है, ईसाइयों के लिए भी संभवतः अलग है, फिर शायद सिख लोगों का भी अलग है। तो ये जो अलग अलग है, जब सब समान हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, तो कितना बदलाव आप एक्सपेक्ट करते हैं? क्या ये संभावनाएं क्या है इस पर? ये यूसीसी वाला जो पोर्शन है, ये हमारे माने इसको बोलते हैं नीति निर्धारण का चैप्टर है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसमें अनुच्छेद 44 में आता है। 44 में। तो अनुच्छेद 36 से लेकर भाग 4, संविधान का भाग 4, 3 तो फंडामेंटल राइट हो गया, मौलिक है। भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक ये नीति क्या बनेगी सरकार की, वो जो कानून सब बनाएंगे उसमें किस तरह से करेंगे, इसका एक रास्ता दिखाया हुआ है। अच्छा। उसको हम जैसे फंडामेंटल राइट यदि मेरा हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार, तो हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाकर उसके अगेंस्ट में उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम कर सकते हैं। लेकिन ये वो है भाग 3 संविधान का। भाग 4 वाले जो चीज है 36 से 51, उसको हम कोर्ट जाके नहीं बोल सकते कि इसको आपको करना ही है सरकार को। ये सरकार को एक नीति बनाई हुई है संविधान में कि इसी तरह काम करना है। और ये नीति 3 भाग में है। एक पहला भाग है आपका सामाजिक सिद्धांत, जो है सिद्धांत सब है, नीति में सिद्धांत सब है। तो एक तो आपका सोशलिस्ट माने सामाजिक सिद्धांत सब है, उसको सोशलिस्ट आप बोल सकते हैं। सामाजिक रीति रिवाज कह रहे हैं? नहीं, सामाजिक सिद्धांत है। जैसे सब लोग बराबरी होना चाहिए, गरीब अमीर को उसमें एक कोशिश होना चाहिए कि ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। ये सब सामाजिक बात सब है। और दूसरा उसमें सेक्शन है, माने कुछ अनुच्छेद सब वो गांधीवाद, माने गांधी जी का जो सिद्धांत सब था, जैसे आपका शराबबंदी होना चाहिए, ग्राम स्वराज होना चाहिए, वो सब है उसमें। और तीसरा है जो बहुत कम है, उसी में ही 44 अनुच्छेद आता है यूसीसी वाला। अच्छा। वो है आपका एक तरह से आप बोल सकते हैं कि उदारवादी है। अच्छा। कि आप बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज करते हैं, लेकिन आप सबको अच्छा ठीक है भाई, तो अच्छा तुमको जैसे आपको उदारवादी में बोल सकते हैं। आजकल सुप्रीम कोर्ट में बहुत दिन से केस चल रहा है, आप लोग सुनते होंगे कि समलैंगिक विवाह होना चाहिए कि नहीं। ये तो उदारवादी बात है ना। कहते ठीक है भैया, उसको साथ रहना है तो क्या। और उसी में उदारवादी के साथ साथ बौद्धिक कुछ जैसे इंटेलेक्चुअल चीज है कि ये बहुत यूटोपियन है कि ये होने से दुनिया बहुत अच्छी तरह से चलेगी। वो ये तो 3 भाग में है। तो ये तीसरा भाग हमारा है जिसमें आप कह सकते हैं उदारवादी चीज है। तो जिस भाग में है ये 44 यूसीसी, तो उदार होना बहुत जरूरी है, तभी आप इसके ऊपर सोच सकते हैं। और ये हमारा जो इसमें बहुत दिन से बात हो रही है, जब से संविधान बना है। डिफरेंट लॉ कमीशन ने इस चीज पर विचार भी किया है, बहुत कुछ बोला है। लेकिन सबसे पिछला हमारा जो 21वां कानून आयोग था जस्टिस चौहान के अंडर में, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि ये अभी समय नहीं है इसको करने का। इसको करने में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे चीजें। बहुत डिटेल रिपोर्ट है 2018 की। अच्छा, 2018 का। और अभी वाली सरकार का ही बनाया हुआ था वो कमीशन, वो आयोग, और उन्होंने 2018 में उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर ये दिल्ली हाई कोर्ट कुछ दिन पहले वो एक निर्णय में कह दिया कि नहीं भैया, यूसीसी के बारे में आपको कुछ विचार करना चाहिए। एक केस को लेकर ऐसा विचार आया। अच्छा। तो कोई हुक्म नहीं था, वो एक तो ऑब्जर्वेशन था कि आना चाहिए। तो उसी के बाद फिर ये नया आयोग बना, ये 22वां आयोग है जो अभी नोटिस देकर इस चीज को कर रहा है। तो 21वीं आयोग जो थी चौहान साहब की, उसकी तो बात खत्म हो गई। अच्छा। अभी 22वीं आयोग की बात, तो जो हार्डली 5-6 महीने पुराने, उससे भी कम पुराना आयोग है। उसका कोई रिपोर्ट भी नहीं आया है, उसका कोई प्रारूप भी नहीं आया है। तो क्या चीज हम लोग
किसी का विरोध करे या किसी के साथ आए, ये भी समझ में नहीं आता है। प्रारूप रहता तब ना कि अच्छा। ये बदलने से ऐसा हो गया। मतलब एक कोई नियमावली हो, कोई प्रारूप हो, हाँ। कोई रूपरेखा उसका सामने लाया जाए सरकार की ओर से, आप शायद ये बताना जी, चाहते हैं। तो- तो उस रूपरेखा के तहत ही कोई बातचीत, कोई बहस हो सकती है। हाँ, लेकिन उसके वो पहले तो कुछ ऐसा अभी कुछ है नहीं, दिख नहीं रहा है। हाँ, अभी ज्यादा लोग सिर्फ कि आई सपोर्ट, मैं इसका हाँ। सहयोग में, मैं इसके विरोध में हूँ, हाँ, हाँ। इसी को इन लोग सोशल मीडिया में डालकर या जो वेबसाइट नहीं, है ये भी कहा जा रहा है कि लोगों को ईमेल मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ, वो सरकारी विभाग की ओर से। प्लस एक वेबसाइट है, हाँ। ये हमारा जो आयोग है उसका वेबसाइट है, उसमें आप जाकर उसमें आप भर सकते हैं, लेकिन कोई क्वेश्चन होना चाहिए ना। हाँ। और पिछला जो आयोग था वो क्वेश्चनेयर, एक प्रश्नावली डाला पूरी था। रूपरेखा थी हाँ, उसमें। उसमें बहस हुई थी और उसका बहुत 185 पेज का रिपोर्ट है, बहुत डिटेल रिपोर्ट है वाह। कि मुस्लिम में क्या होगा, पारसी में क्या होगा। जैसे आपने कहा कि ये सब जो अलग अलग है इनका, हाँ। ये तो सब अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है। तो जो भी कानून बनता है, कानून का जड़ हरदम रीति रिवाज परंपरा है। रीति रिवाज और परंपरा, कोई भी कानून का एकदम सही कहा। वहीं से शुरू होता है कानून और वहीं से जब बनता है। रीति रिवाज परंपरा लिखित नहीं होता है, तो जब रीति रिवाज परंपरा को हम लिखित कर देते हैं, उसमें से कुछ लिया कुछ छोड़ा और करके कानून बनाते हैं। अच्छा, वो कानून बन गया। वो कानून बन गया। जब कानून बन गया तो रीति रिवाज फिर तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी जननी, उसको पैदा करने वाला उस वही कानून रीति को रिवाज है। रीति रिवाज है। परंपराएं हैं। जैसे समझने के लिए मान लीजिए आप जैसे हमारे मुसलमान समाज में जो है, इस्लामिक समाज में जो है, उसमें था कि रीति रिवाज के हिसाब से आपको आप जब शादी करने जाते हैं तो आपको पत्नी के पिताजी को, माने जो आपकी पत्नी होने वाली उनके पिताजी को आपको मेहर देना होता था कि हम आपको इतना रुपया दे रहे हैं। जैसे हमारे झारखंड में आदिवासियों का है कि हम माने कन्या का लिए, कन्या का बाप को 2 बैल, ये वो एक अच्छा। अभी भी वो परंपरा चल रहा है। अच्छा, कन्या के बाप को देते हाँ, हैं। कन्या के बाप को देना है आप। और लड़का वाले लोग आदिवासी समाज में झारखंड, उन लोग जाते हैं लड़की के घर लड़की को मांगने के लिए। ऐसे हमारे हिंदू समाज में तो उल्टा है। तो दहेज लड़की वाला को देना पड़ता है। तो मैक्सिमम समाज में शुरू में जब तक कानून नहीं आया था तो यही था कि पत्नी लाने के लिए आपको पत्नी के, क्योंकि वो एक बहुत इम्पोर्टेंट, एक आप बोल सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था है, एक पारिवारिक व्यवस्था नहीं, है। आप उसको लेके आ रहे हैं, वो आपके इकोनॉमी में आपके एडिशन, व्यापार में एक तरह से एडिशन होने वाला है। जो उसका जो मेहनत होगा, उसकी मेहनत होगी, उससे आपकी तरक्की होने वाली है। इसीलिए आपको जैसे मान लीजिए आप गाड़ी खरीद के लाते हैं तो आपकी तरक्की होती है, तो इसीलिए उस घर के पिताजी को आपको देना था। जो जब इस्लामिक कानून बनने लगा तो वो उलट गया, उस परंपरा को हटा दिया गया कि नहीं, अभी आपको लड़की को देना होगा मेहर, और उसको आप इज्जत भी हो रहा है ना उसके साथ। पहले तो एक बाजार में मूल्यवान वस्तु जैसा हो गया कि दुकानदार उसके पिताजी हैं, या आदिवासी समाज में दुकानदार उसके, हमारे झारखंडी वो आप पिताजी हैं, उनको पैसा दिया और लड़की लेके चले आए। नहीं, अभी वो आदिवासी समाज में तो अभी भी है लागू, लेकिन मुस्लिम समाज में वो चेंज हो गया। तो अच्छा, जब आप बात कर रहे हैं आदिवासी समाज की, आप ये बताइए साहब, आप तो चूंकि आदिवासी परिवेश में बहुत ज़्यादा कामकाज करते रहे हैं, आपका रश्मि कत्यायन जी की खास बात यही है कि आदिवासी हित में इन्होंने बहुत काम किया है साहब, दशकों से काम करते रहे हैं, और उनके लिए जो मामला जब लीगल कुछ भी अटकता है, लोग इनके पास चले आते हैं दौड़े हुए, और इनकी बड़ी पकड़ है। आप ये हमें बताइए, चूंकि आपने आदिवासी समाज की चर्चा कर दी, तो ये जो यूसीसी आएगा तो क्या आदिवासी समाज इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होने जा रहा है क्या? वो देखिए, आप देखिए, आदिवासी समाज नहीं, सारे समाज। अच्छा, जैसे अंग्रेजों ने ये रीति रिवाज को लेकर कानून बनाया, तो हिंदुओं के लिए कानून बनाया, मुसलमानों के लिए कानून बनाया, शरीयत एक्ट, पारसी लोगों के लिए बनाया, सिख लोगों के लिए बना आनंद मैरिज एक्ट, तो अलग अलग बना हुआ है।
और बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, गोवा में तो यूसीसी पहले से ही बना हुआ है, वो एक अलग वहाँ पे तो पुर्तगाली लोग बनाए हुए हैं उसको यूसीसी। अच्छा। लेकिन सब में एक तरह से आप देखिए, पहले हिंदू लोगों का देखिए, आप हिंदू लोगों का जब 1955 में पूरा इसको यूनिफॉर्म करने की कोशिश हुई, क्या कि हिंदुओं में भी बहुत सारे चीज है। जैसे आप दक्षिण भारत में जाइएगा तो भगिनी से शादी करना बहुत शुभ माना जाता है। और यदि आप इधर आइएगा तो मिथिला वालों में वो तो 7 फेरा आप नहीं लीजिएगा, 7 के बदले 5 तो गड़बड़ हो जाएगा। और ऊपर से यदि आप पति पत्नी के बीच में 7 पुश्त का भी डिफरेंस होना चाहिए, इसीलिए उन लोग सौराठ सभा करके उसको चेक करते हैं कि इनका कहीं मिलन तो है नहीं। एक परिवार का नहीं होना। हिंदू संयुक्त परिवार का उसका इनकम टैक्स का तो बहुत फायदेमंद चीज है। क्या उस फायदा को छोड़ने वाले हैं कि नहीं, तो वो उनको बताना पड़ेगा। और बहुत सारा चीज है, इतने कम समय में क्या बताएं आपको। और उसी तरह से आपका क्रिश्चियन लोग में भी है। जैसे क्रिश्चियन लोग में एक चीज है कि आप यदि तलाक करते हैं तो 2 साल अलग रहना पड़ेगा आपको। अच्छा। और जो हिंदू विवाह अधिनियम है उसमें 1 साल ही है, तो 1 साल 2 साल उसी को ना आप समान कीजिएगा कि सबके लिए 1 साल, सबके लिए 1 साल। तो वो अब क्रिश्चियन लोग और चीज है। क्रिश्चियन तो आदिवासियों के लिए भी होगा ये चेंजेस आएंगे तो आदिवासी भी आएंगे। नहीं, आदिवासी तो अंतिम है। पहले तो आप आदिवासी में मैं आ रहा हूँ, आदिवासी में अंतिम है। पहले तो ये मेजॉरिटी जो है आदिवासी तो 7-7.5% है। रुक जाइए ना, अभी तो ज्यादातर तो यही लोग हैं। पहले जो मेजॉरिटी है वो तो अपना, ये सिख लोग तो पहले अपना बतावे। अच्छा। ये पारसी लोग तो अपना बतावे पहले, और हिंदू लोग तो बतावे पहले। और ये सारे के सारे जो लोग हैं, इनकी जो बातें हैं, और मुस्लिम लोग जो हैं उनकी भी जो बातें हैं उसको भी समझना होगा। जैसे यूसीसी में आप शादी माने पारिवारिक अधिनियम, पारिवारिक जो कानून, परिवार संबंधित कानून है उसके बारे में यूसीसी होगा। तो परिवार के संबंधित क्या कानून है? शादी, तलाक, उत्तराधिकार माने जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का कैसे आपके पास किसको आएगा, बंटवारा कैसे होगा। बंटवारा कम है, उत्तराधिकार तो हुआ कि मरने के बाद क्या करें। जैसे आप इस्लामिक लॉ, हम तो हिंदू लॉ में वसीयत बना सकते हैं, क्रिश्चियन लॉ में हम वसीयत बना सकते हैं, लेकिन इस्लामिक लॉ में हम वसीयत नहीं बना सकते। जिस वसीयत बना सकते हैं जिसको वक्फ बोलते हैं उन लोग, लेकिन हम यदि आप जिसमें मेरा उत्तराधिकार है, मेरे बेटे बेटियों का जिसका अधिकार फिक्स है हमारे मरने के बाद, उसके लिए वसीयत नहीं बना सकते। उसके बाहर के लिए वसीयत बना सकते हैं। तो क्या आप इसको भी मिलाइएगा? ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज हैं। तो ये जो बात है, जो प्रॉपर्टी की बात है, ये जो संपत्ति की बात है, वहीं पर आकर बात अटकती है आदिवासियों के लिए। अच्छा। शादी विवाह में उतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुछ हमारे सेकुलर लॉज हैं। अभी तो आदिवासी लोग बहुत पढ़ लिख गए हैं, तो नौकरीशुदा हो गए, शहरीकरण में आ गए, तो उन लोग इस बातों को, जैसे मान लीजिए शादी वाली बात है, तो शादी वाली बात बहुत लोग जाके स्पेशल मैरिज एक्ट में, वो तो सेकुलर लॉ, वहाँ रजिस्टर कर लेते हैं। क्योंकि विदेश जाना है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, वो सब करना पड़ता है वीसा पासपोर्ट के लिए, तो कर लेते हैं। वैसा बहुत कम पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी शुरुआत है। तो शुरुआत तो ऐसे ही होती है। और एक और चीज है, जैसे आपका मान लीजिए संबंध विच्छेद करना है, डिवोर्स करना है, तलाक वाली बात है। तो तलाक वाली बात में भी हमारा एक है फैमिली कोर्ट्स एक्ट, माने परिवार का न्यायालय अलग है, पारिवारिक न्यायालय अधिनियम। अच्छा। वो अलग है। तो उसमें दिया हुआ है कि कोई भी कानून किसी का भी क्यों न रहे, यदि उसका पारिवारिक न्याय का बात है तो उसको इस कानून के अंतर्गत आना पड़ेगा। चाहे वो जो भी हो। लेकिन हमने तो सुना है कि आदिवासियों में अपना तलाक का अपनी प्रथा है, और वो उसको जो कस्टमरी लॉ के साथ अभी जो पढ़े लिखे शहरीकरण हो गए हैं, उसमें हम लोगों ने इसी तरह से केस फाइल करके हमने बहुत सारा
किया है, निपटारा किया है। क्योंकि पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, नौकरी कर रही हैं, उनको परेशानी होती है, तो उसको तो कुछ रास्ता दो। तो फैमिली कोर्ट एक्ट हमारा बहुत पुराना है, करीब 25-30 साल पुराना है, तो उसको हम लोग इस्तेमाल करके ही हाल में ही झारखंड हाई कोर्ट से हम लोग निर्णय लिए कि फैमिली कोर्ट एक्ट सेकुलर एक्ट है, ये सब पर लागू होगा। अब एक और जो सवाल जो अभी भी बहुत चर्चा में हाल फिलहाल में जो हाई कोर्ट में भी उस मसले को लाया गया था, हाई कोर्ट में लड़की को के अधिकार को लेकर, पैतृक संपत्ति में लड़की के अधिकार, बेटियों के अधिकार को लेकर जो मसला फंसा हुआ, हाई कोर्ट ने भी इस पर शायद कुछ पता नहीं कुछ कंक्लूड नहीं किया। हुआ है, निर्णय हो चुका है। अच्छा, तो वो क्या है अब उसको जो अभी नया परिवर्तन हुआ, जो निर्णय हुआ वो, और जो कानून आ रहा है यूसीसी जो आएगा अगर, तो उसमें क्या कुछ संभावनाएं दिखती हैं? अब रीति रिवाज परंपरा की बात करके लोग इस तरह की बात करते हैं कि उनको कोई अधिकार ही नहीं। तो हमारे हाईकोर्ट ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो बहुत सारे खतियान में महिलाओं के नाम से खतियान क्यों बना हुआ है? अच्छा, अभी भी बना हुआ है। अच्छा, ठीक, यदि ऐसी बात है तो जो कानून है छोटनागपुर टेनेंसी एक्ट, उसमें पिता को माने पिता ही अभी बोल रहे हैं हम, लेकिन पिता को अधिकार है कि वो किसी को भी गिफ्ट दे सकता है, किसी को भी बेच सकता है। तो अपना बेटी को भी गिफ्ट दे सकता है, बेटी को भी बेच सकता है, या बेटी के नाम से वसीयत बना सकता है। सिर्फ यही है कि डीसी साहब से परमिशन लेना पड़ेगा उसको। लेकिन वो तो कानून 1908 से लागू है, उस पर तो आप लोग कुछ किए नहीं, वो तो इसीलिए अब तो पक्का हो गया। और संथाल परगना में जाने से, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट में आप तो अपनी विधवा माँ को भी आधा संपत्ति लिख दे सकते हैं। हाँ, दो परमिशन लेके। नहीं, दो बात हुई, एक तो सकते हैं वाली बात जब होती है, और दूसरा कि देना ही होगा। हाँ, जो हक मांगने लगी हैं महिलाएं, वो तो मांगेगी तो देना होगा ना। अच्छा, तो मतलब हक मांग सकते है ना आपका, तो इसका मतलब हक मांग सकती हैं महिलाएं आज की तारीख में। जरूर, हम लोगों के पास में कई फोन आते हैं जो हमारे चैनल को देखने वाले, और बहुत दूर दूर से फोन करते हैं आदिवासी फैमिली से कि साहब मेरी बहन लड़ाई लड़ रही है कि हमको हक क्यों नहीं मिल रहा। अच्छा, आप एक बात कहिए, हिंदू महिलाओं को तो पहले तो कोई अधिकार नहीं था। वो तो हमारा राजा राम मोहन राय जी यदि नहीं कुछ किए रहते तो शुरू भी नहीं होता, कुछ नहीं था। अब राजा राम मोहन राय जी का शुरू किया हुआ कितना पुराना है, लेकिन 2005 में आकर ही करीब करीब बराबर अधिकार मिला, और प्रैक्टिकली शायद नहीं मिला। नहीं, और 2005 के बाद भी 2021 में जस्टिस अरुण मिश्रा के हुक्म के बाद ही कि पेच मूछ नहीं लगा सकते। अच्छा, मतलब महिलाओं को देना होगा, बेटियों को अधिकार मिलेगा। लेकिन अभी प्रैक्टिकल में तो आप देखिए, सब लोग बोलते हैं भाई लोग कि नहीं नहीं दहेज के समय तो तुम्हारा हिस्सा मिल गया, और बहन लोग भी नहीं चाहती हैं कि भाई भौजाई से क्यों लड़े, कुछ बोलती तो नहीं है। तो अम्बेडकर जी का कहना था जब इस यूसीसी की बात हो रही थी कि भाई कैसे ही कानून बना देने से थोड़ी होता है, समाज जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक कानून का कोई मतलब नहीं है। कानून एक जरिया हो सकता है, जैसे आपका हमारा जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है कि दहेज लेना देना गड़बड़ 1962 से पड़ा हुआ है, लेकिन दहेज तो लोग ले ही रहे हैं, दे ही रहे हैं, और तो क्या कर रहे हैं। तो समाज को पहले उसी तरह से यूसीसी के बारे में समाज को पहले कहना होगा कि ये अभी जरूरी बात है। सही आपने कहा, और ये बात तो खास बात यही है कि इसमें अल्टीमेटली समाज को, जैसा कि वकील साहब ने पहले ही आपको बताया कि जो हमारे यहाँ एक जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो तो मैंडेटरी है, मतलब वो तो आपको हर हाल में आपको मिल सकता है। लेकिन यह जो 44 के तहत, अनुच्छेद 44 के तहत जो यूसीसी का प्रावधान लाया जाएगा भी, तो भी जब तक समाज उसके लिए तैयार नहीं हो रहा है तब तक हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये जैसे देखिए, अब आपका जो हमारा ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, नीति निर्धारण वाला जो भाग 4 है, उसमें 16 44 के अलावा 36 से 51 तक है, और सबके अंतर्गत कुछ न कुछ कानून बना हुआ है। वो तो कानून पढ़ने वालों के लिए बताया जा सकता है, लेकिन समझने समझाने के लिए आप देखिए, एक है कि वहाँ पे 36 से 51 के भी नीति निर्धारण में कि सरकार कोशिश
कोशिश करेगी, वो डायरेक्शन नहीं है कि करना पड़ेगा, कोशिश करेगी कि 6 साल के उम्र तक के बच्चों का हेल्थ का देखभाल ये सब करना करेगी। तो उसके लिए तो आंगनबाड़ी केंद्र बनाया है ना। और एक है कि उसमें जो उनका जो एजुकेशन है उसके एजुकेशन के बारे में कुछ करना पड़ेगा। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट बना हुआ है, उसमें बना हुआ है कि 14 साल के उम्र तक के लिए कोई भी 3 किलोमीटर के अंदर वाला जो भी स्कूल है उसको 25% एडमिशन लेना है। कितना लोग लेते हैं? बहुत सही कहा। आप बता लीजिए, ये बड़े बड़े स्कूल हैं, डीपीएस और हैं प्राइवेट स्कूल, डीएवी, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं बड़े बड़े, वो क्या 3 किलोमीटर, उसमें तो बार बार देखते। तो कानून बना देने से थोड़ी होता है। जैसे आपका एक बना हुआ है कि महिलाओं को बराबर का मिलना चाहिए काम के लिए रिम्यूनरेशन, अधिकार, उसका तो बराबर का कहाँ मिलता है? बताइए। आप घर बनवाते हैं तो रेजा और कुली में आप कम करते हैं, बहुत का डिफरेंस हो जाता है। तो नीति ऐसा नहीं है कि यूसीसी सिर्फ एक है, तो 44 में है अभी, 36, 37, 38, 39 सब पर काम किया हुआ है। जैसे आपका पर्यावरण का कानून उसी आधार पर बना हुआ है, और बहुत सारा है, अभी तो कानून का क्लास नहीं है। 44 भी उसी तरह का चीज है। और ये उस भाग में आता है हमारा जहाँ पर हमको उदार होना बहुत जरूरी है। उदार होना, तो उदार होना तो एक सामाजिक संस्कार है। उसको आप धीरे धीरे करके आप वो सिविलाइजेशन को अपग्रेड करना, उसमें सुधार करना, ये एक प्रक्रिया है और एक लंबी प्रक्रिया चलती है। तो हमें लगता है कि आज की बातचीत हम लोगों की बहुत अच्छी रही, और इसको हम लोग क्या यहाँ पर आगे कुछ नहीं, अब ये बार बार लोग कहते हैं कि 70 साल हो गया, इसको जल्दी से करो, जल्दी से करो। इसमें जल्दी की क्या बात है? 70 साल से तो बहुत कुछ है जो नहीं हुआ है। जैसे गांधी जी के सिद्धांत के आधार पर शराब बंदी होना चाहिए था, लेकिन कोई बंद करने के लिए तो तैयार नहीं हो रहे, और बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं है। तो इसी पर ये अटक जाना, और यदि करना भी हो तो हमें हिंदू रीति रिवाज, परंपरा और कानून के बारे में जो एक्सपर्ट लोग हैं उनका एक अलग ग्रुप होना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि क्या क्या चीज इसमें होना चाहिए समानता लाने के लिए, या एक रूपता लाने के लिए। बाकी लोगों का, सिख लोगों का अलग बनना चाहिए, पारसी लोगों का अलग बनना चाहिए, क्रिश्चियन लोग का अलग बनना चाहिए, इस्लामिक वालों को अलग बनना चाहिए। अब आप बताइए, इस्लाम वाला में तो एक बहुत बड़ा चीज है, देखिए प्रॉपर्टी की बात है। असली आदिवासियों में भी प्रॉपर्टी की बात है ना, कि यदि हमारा जमीन जायदाद में आप यदि बराबर कर दीजिएगा महिला का अधिकार, तब फिर जो उसी का झंझट है ना प्रॉपर्टी का, बाकी में झंझट नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में 1964 में भूमि सुधार कानून में बना हुआ है कि एग्रीकल्चरल लैंड में महिला का अधिकार नहीं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात बताइए, क्या बात है? उसके करने के लिए तैयार है, बराबर कर दें। तो ये इस तरह से समाज में मतलब ये प्रैक्टिकल अभी नहीं लगता है। तो हमारा 21वां चौहान, जस्टिस चौहान का, न्यायमूर्ति चौहान का तो रिपोर्ट में दिया ही हुए 185 पेज में। फिर भी ये नया कमीशन चाह रहा है, तो ठीक है, सरकार की इच्छा है वो। तो हमें लगता है कि ऐसा लगता है जैसा कि हालांकि शुरू में ही इन्होंने मना कर दिया कि हम पॉलिटिकल बात यहाँ हम नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन ये मामला पूरी तरह से लगता है पॉलिटिकल है। और आप माने ना माने, लेकिन ये अभी 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसको ध्यान में रखकर सरकार की ओर से जो एग्जिस्टिंग जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी समझ कहती है कि यह मुद्दा अब उछाला जाना चाहिए, और इसके आधार पर उसको शायद ये अपेक्षा है कि इससे लोगों का ध्रुवीकरण, जो वोट का ध्रुवीकरण का जो फॉर्मूला होता है राजनीति में, वह एक मायने रखता है। तो इसको लेकर हमें आपको सबको सचेत रहना होगा। और जाहिर है, जैसा कि वकील साहब ने खुद बताया कि यह इस पर तुरंत कोई फैसला नहीं आएगा। फैसला आता भी है तो भी संभावनाएं इसमें सुधार की लगातार बनी रहेंगी। और क्या हम तो इससे आश्वस्त हैं कि आप इस पर एकदम तो सुधार की जो संभावना बनी रहती है, तो हम इस पर राजनीतिक दायरे में या जाल में ना फंसकर हम इसमें अपने आसपास के परिवेश को देखें, आसपास के सामाजिक व्यवस्था को समझें कि हम
जो ये इंसानी लक्षण हमारे हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप का, और वो बचा रहे। और उदारता भी रहना। उदारता उसमें है, उसमें उदारता सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है इंसान का, वो बची रहे और उससे तभी हम एक अच्छे शांतिपूर्ण समाज, समृद्ध समाज की बात कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद रश्मि कात्यायन साहब, आपका बहुत वक्त दिया आपने, और हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। हम आशा करेंगे कि हमारे दर्शकों को यह प्रोग्राम अच्छा लगेगा, और आशा करेंगे यह भी कि रश्मि कात्यायन साहब को हम और भी कई मसलों पर इनवाइट करें और उनका वक्त हमें मिले। तो बहुत सारी समस्याएं हमारी होती हैं जो इनके साथ हम लोग डिस्कस करके कानूनी पहलुओं को समझ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों परिजनों से शेयर कीजिए, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत धन्यवाद। जोहार।